दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कानूनी मामलों से निपटना आसान नहीं होता। ज्यादातर केस सालों तक चलते रहते हैं। अयोध्या विवाद के मुकदमे में फैसला आने में 134 साल लग गए। राजीव गांधी मर्डर केस को 30 साल लगे। 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी का मर्डर कर दिया गया था। कत्ल करने वाले पकड़े भी गए। उनको 2007 में फांसी की सजा भी हो चुकी है। उसके बाद फांसी पर रोक लगाई गई, लेकिन 30 साल हो गए, अब तक भी सरकारें फांसी पर अपना फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई हैं। मेरठ का एक केस था जिसमें 40 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कों का मर्डर कर दिया गया था। 1987 में रजिस्टर्ड हुए उस केस का फैसला 2018 में आया, मतलब 31 साल बाद दोषियों को सजा मिली। बोफोर्स घोटाला केस 1986 से चल रहा है, यानी उस केस को 35 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। एक पारसी शादी से रिलेटेड तलाक के मुकदमे में 30 साल लग गए। 1967 का जमीन का एक केस 2021 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, मतलब केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में 54 साल लग गए। जब तक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता, दोनों पार्टियों के मुख्य व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। जमीन से जुड़े एक और केस में 40 साल लग गए। यूपी में 498 ए के एक केस को सुलझाने में पूरे 26 साल लगे। करप्शन का एक मामला 48 साल तक चला। मालेगांव बम ब्लास्ट में फैसला आने में 17 साल लगे। 2021 में राजस्थान में एक मकान मालिक पर किराएदार के घर का ताला तोड़कर चोरी करने का आरोप लगा था। उस मामले में भी 4 साल लग गए, जबकि माना जाता है कि चोरी जैसे छोटे मामले जल्दी निपट जाते हैं। ये आंकड़े किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफी हैं। हमारे देश में लीगल प्रोसेस बहुत लंबी और थकाऊ है। एक केस लोगों का पैसा, टाइम, एनर्जी सब कुछ ले लेता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग खराब सिचुएशन का सामना करते रहते हैं, सालों अपने साथ जुल्म सहते रहते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं करते। उनको लगता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि जुल्म ही सह लें। अफसोस की बात तो ये है कि हम इस बात को झुठला नहीं सकते। ऐसा ही तो होता है हमारे देश में। जो लोग चुप नहीं बैठते, अपने साथ हुई किसी नाइंसाफी के लिए कानून का दरवाजा नॉक करते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है सही वकील मिलने की। लोगों को कानूनी मामलों की उतनी जानकारी नहीं होती। केस छोटा हो या बड़ा, कोर्ट में खड़े होकर उस पर बहस करना उनके बस की बात नहीं होती। ज्यादातर लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो ये मान लें कि अपना केस खुद लड़ सकते हैं। किस मामले में कौन सी धारा लगती है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए केस को लड़ने के लिए वकील की जरूरत तो पड़ती ही है। मतलब जब किसी पर कोई केस हो जाता है तो वो चाहे बेकसूर हो या कसूरवार, उसे वकील तो चाहिए ही। किसी भी केस को जीतने के लिए सही वकील का होना बहुत जरूरी है। अच्छा वकील अपने क्लाइंट को जेल से बचा सकता है, खोया पैसा वापस दिला सकता है और उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकता है। वही लोगों को कानूनी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है। लेकिन वकील खराब हो तो वो आपका टाइम और पैसा तो बर्बाद करता ही है। आप वो केस भी हार जाते हैं जिससे जीत सकते थे। चूंकि मैं एक डिटेक्टिव हूं, वकीलों से मेरा वास्ता पड़ता रहता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों तरफ के वकीलों से। कुछ टाइम पहले मैंने वकीलों के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि लोगों के मन में वकीलों को लेकर बहुत सारे मिथ यानी गलत धारणाएं होती हैं। मैंने ऐसी 7 गलत धारणाओं पर बात की थी जो लोग वकीलों के बारे में सोचते हैं। आप उस वीडियो को हमारे चैनल डिटेक्टिव गुरु पर जाकर देख सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपको वकील की जरूरत हो तो आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप सही वकील चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वकील हायर करते समय लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सही वकील नहीं चुनते। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके केस के लिए कैसा वकील चाहिए, इसलिए इसे विस्तार से समझना जरूरी है कि किस तरह के केस के लिए कौन सा वकील हायर करना चाहिए। अक्सर लोग कम फीस के चक्कर में ऐसे वकील हायर कर लेते हैं जो कहते हैं कि वो हर फील्ड में माहिर हैं। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी वकील हायर कर लेते हैं, चाहे उस वकील के पास उनके केस को लड़ने की योग्यता हो या नहीं। जब भी आपका कोई कानूनी मामला हो, सबसे पहले ये समझें कि आपका केस क्या है। मैं आपको बताता हूं कि इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल केस। इसमें चोरी, मर्डर, रेप, साइबर क्राइम, फ्रॉड और दहेज जैसे मामले आते हैं। इन सब केसेस की धाराएं अलग अलग होती हैं। जब भी किसी पर कोई केस होता है या किसी ने किसी पर केस करना होता है तो वकील सबसे पहले एफआईआर की कॉपी मांगता है। वो जानना चाहता है कि केस में धाराएं कौन सी लगी हैं, उसी के मुताबिक वो आपको सलाह देता है। इस तरह के केसेस के लिए सेशन कोर्ट होती है। दूसरे होते हैं सिविल केसेस। इसमें जमीन, वसीयत, पैसे की वसूली, मेंटेनेंस के मामले आते हैं। कुछ होते हैं फैमिली मैटर्स। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ के केस आते हैं। तलाक वगैरह के मामले फैमिली कोर्ट में लड़े जाते हैं। कुछ मामले सर्विसेज से जुड़े होते हैं, जैसे नौकरी से टर्मिनेट कर देना, सैलरी वगैरह। रेवेन्यू केसेस में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, खसरा यानी लैंड पार्सल रिकॉर्ड, खतौनी या लैंड रिकॉर्ड, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम कोर्ट, रेवेन्यू से रिलेटेड अपीलें आती हैं। इसके अलावा लेबर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के केसेस होते हैं। इसमें होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के डिस्प्यूट, सैलरी, बोनस, सर्विस की शर्तें वगैरह। ऐसे मामलों के लिए अलग से लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है। कुछ मामले टैक्स से रिलेटेड होते हैं। इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज वगैरह से संबंधित केसेस आते हैं। ऐसे मामलों के लिए हमारे देश में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और जीएसटी ट्रिब्यूनल हैं। कंज्यूमर केसेस भी होते हैं जिनको उपभोक्ता मामले कहा जाता है। मान लो आपने एक फ्रिज खरीदा, वो टाइम से पहले खराब हो गया, मतलब 2 साल की वारंटी थी, लेकिन 2 साल से पहले ही फ्रिज की कूलिंग बंद हो गई या कोई और खराबी आ गई। आपने कंपनी को कंप्लेंट की, कंपनी ने उसे ठीक करने के पैसे ले लिए, या फिर कंप्लेंट करने के बाद भी कंपनी से कोई नहीं आया और आपको फ्रिज बाहर से ठीक करवाना पड़ा, उसके पैसे देने पड़े, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में केवल चीजों के लिए ही नहीं बल्कि सर्विसेज के लिए भी केस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी से मेडिकल बीमा लिया, उसके बाद आपको कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, लेकिन बीमा कंपनी ने वो खर्च देने से मना कर दिया, या फिर आपने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट बिना इंफॉर्मेशन के कैंसिल हो गई, फ्लाइट के अंदर कोई परेशानी हुई, आपने एयरलाइंस को शिकायत की लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला, तो भी आप उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे मामलों के लिए हमारे देश में एक होती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के केस सुनती है। दूसरी होती है स्टेट कंज्यूमर कमीशन, जिसमें स्टेट लेवल के केस लड़े जाते हैं। उसके बाद आता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन यानी एनसीडीआरसी। इसमें नेशनल लेवल के केसेस का निपटारा होता है। अब आप जान चुके हैं कि किस केस के लिए कौन सा वकील चाहिए होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है
वो ये है कि वकील को कितना एक्सपीरियंस है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो केस है उसने अपने कैरियर में उस तरह के कितने केस किए हैं। हमारे देश में कितने ही ऐसे वकील मिल जाएंगे जिनका सही रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ होता। इसलिए आपको पहले चेक करना चाहिए कि वकील असली है भी या नहीं। यस, आपने ठीक सुना, नकली वकील भी होते हैं। जिस तरह से साइबर क्रिमिनल सुपर एक्टिव हैं, उसी तरह नकली वकील भी जगह जगह मिल जाते हैं। मतलब झोला छाप डॉक्टरों की तरह नकली वकील भी हैं हमारे देश में। ऐसे वकील अक्सर कोर्टों के बाहर चक्कर काटते रहते हैं। वो आते जाते लोगों को ध्यान से देखते हैं। कम पढ़े लिखे और साधारण लोग उनका शिकार बन जाते हैं। वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उनको वकील चाहिए। इंसान हाँ करता है तो वो उसका पूरा केस जान लेते हैं। उसके बाद कम फीस लेकर उनको इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं। उस इंसान को ठगी होने का एहसास तब होता है जब नकली वकील अपना फोन बंद कर देता है। ऐसे वकीलों के पास वकालत की डिग्री ही नहीं होती। नकली वकील कई पढ़े लिखे लोगों को भी अपना शिकार बना लेते हैं क्योंकि वो लोग उनको वेरीफाई नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि वकील को हायर करने से पहले वेरीफाई जरूर कर लें कि वो सही में वकील है भी या नहीं। देखें कि क्या उस वकील का नाम बार काउंसिल में रजिस्टर है। उससे बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने पर आपका मजाक उड़ाए या परेशान हो जाए तो समझ जाएं कि वो नकली वकील है। कई बार वो आप पर रौब जमाने के लिए आपको डांट भी सकता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े वकील पर शक करने की, या फिर वो उसे डराने लगता है कि उसका केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। सामने वाला डर जाता है तो नकली वकील का काम बन जाता है। नकली वकील की पहचान के लिए कुछ टिप्स बता देता हूं। नकली वकीलों के पास वैलिड लाइसेंस नहीं होता। अगर वो आपको अपने पिछले केसेस के बारे में बताने से इनकार कर दे तो भी वो नकली वकील हो सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर वकील आपको 100% गारंटी दे कि वो आपको केस जिता देगा तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं है बल्कि रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी है। आपके साथ स्कैम हो सकता है, इसलिए फीस देने से पहले पूरी तरह से जान लें कि वो नकली वकील है या असली। अगर आपका केस सीरियस है तो किसी एक्सपीरियंस्ड वकील को ही हायर करें। आपको ये जानने का पूरा हक है कि वकील ने अब तक कितने केस जीते हैं। वकील हायर करने जा रहे हैं तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए जब आप ये चेक कर लें कि वकील असली है, उसके बाद वकील से पूछ लें कि वो आपके केस के लिए कितनी फीस लेगा। सारे वकीलों की फीस एक जैसी नहीं होती। ये केस के बेसिस पर वकील के एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है। हो सकता है आपका वकील फिक्स फीस लेता हो, मतलब केस के लिए एक बार में ही पूरी फीस जो आपको एडवांस में देनी होगी, या फिर वो हायरिंग यानी सुनवाई के टाइम आपसे फीस ले सकता है। मतलब जब कोर्ट में आपके केस की डेट लगेगी तब वकील उस डेट पर कोर्ट जाएगा तो उसकी फीस लेता है। जितनी बार आपके केस की हियरिंग होगी उतनी बार आपको उससे फीस देनी होगी। वो भी आपको पहले से पूछना होगा कि वो पर हियरिंग कितनी फीस लेगा, वरना बाद में अगर आपने फीस नहीं दी तो हो सकता है कि आपका वकील हियरिंग पर ही ना जाए, जिसका आपके केस पर बुरा असर हो सकता है। ये फीस भी आपको हियरिंग के 2-3 दिन या 1 दिन पहले देनी होती है। फीस का इस तरह का स्ट्रक्चर अक्सर सिविल केसेस में देखा जाता है। कई बार केस जीतने पर क्लाइंट को पैसा मिलना होता है तो वकील पहले ही उस पैसे में से कुछ परसेंटेज तय कर लेते हैं। मतलब अगर केस में जीत हासिल हुई तो उनको मिले पैसे में से कुछ प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है, या फिर लंबे समय की कानूनी सर्विसेज के लिए एक बार में ही पूरी फीस दे दी जाती है। ये फीस एडवांस में दी जाती है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया है कि वकीलों की फीस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको वकील को फीस देने से पहले क्या सावधानियां
रखनी है। इसके लिए एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि कुल फीस कितनी है, यानी आप वकील को कितनी फीस दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं, मतलब वो लमसम फीस है या फीस का कुछ हिस्सा। उसमें यह भी मेंशन होना चाहिए कि क्या बाद में कोई फीस देनी है, अगर देनी है तो कितनी, किस तरह देनी है, कुछ हिस्सों में या फिर एक बार। यह भी साफ होना चाहिए कि क्या हर हियरिंग से पहले वकील को फीस भेजनी है, अगर उसे फीस भेजना जरूरी है तो फीस कितनी होगी। अगर वकील पहले फीस के बारे में आपको पूरी तरह ना बताए तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि बाद में वो आपसे मनचाही फीस वसूल सकता है, तरह तरह के बहाने बनाकर आपसे फीस ले सकता है, आपसे कह सकता है कि आपको कानूनी दाम पेच पता नहीं है, इसलिए आप उसे फीस देने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अगर वकील रिटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार ना हो तो यह खतरे की घंटी है। ऐसा वकील बाद में आपसे जब चाहे फीस मांग सकता है, अगर आप नहीं देते हैं तो केस छोड़ने की धमकी दे सकता है, इसलिए ऐसे वकील को हायर करने से बचें। कई बार देखा जाता है कि कुछ वकील जानबूझकर केस को लंबा खींचते रहते हैं, हालांकि केस पूरी तरह से वकील पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन जब वकील लगातार हियरिंग में ना आए तो इसका मतलब यही होता है, इसलिए लालची वकीलों से सावधान रहें। ऐसे वकील ज्यादा पैसा कमाने के लिए कब दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला लें कह नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वकील को हायर करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। पहला ये कि आपका केस किस तरह का है, उसी के मुताबिक आपको वकील हायर करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि किस तरह का वकील कौन से केस लड़ सकता है। दूसरा ये कि वकील कितना क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है। तीसरा पॉइंट ये है कि वकील की फीस कितनी होगी और आपको उसे किस तरह से देना होगा, मतलब एक साथ देना होगा या फिर कई हिस्सों में। इस चौथे पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं कि वकालत की दुनिया में वकील की क्या रेपुटेशन है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। मतलब काम करने की काबिलियत होने के साथ साथ वो कितना प्रोफेशनल है, कितना ईमानदार है, ये सब भी मायने रखता है। वकील को हायर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके क्लाइंट उसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब आपसे पहले जो केस उस वकील ने लड़े हैं उससे जुड़े क्लाइंट्स का उस बारे में क्या कहना है। इसके लिए आप गूगल पर जाकर रिव्यू पढ़ सकते हैं, बार काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि क्या उस पर कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है या किसी ने कोई कंप्लेंट तो नहीं की है। कोर्ट रूम में उसका बिहेवियर कैसा है ये जानना भी जरूरी है। कुछ वकील कोर्ट में अग्रेसिव होने के लिए जाने जाते हैं, जबकि कुछ वकील डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात कोर्ट के सामने रखते हैं। वकील की रेपुटेशन के बारे में जानने के लिए आप उसके किसी पिछले क्लाइंट से भी बात कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कैसे केस के लिए उसे हायर किया था, उसने किस तरह से कोर्ट में बहस की थी, कहीं उसने केस को बीच में छोड़ने की धमकी तो नहीं दी थी या फिर उनको ऐसा तो नहीं लगा था कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है। एक नहीं बल्कि आप उसके कई क्लाइंट से बात कर सकते हैं। अगर गूगल पर वकील के बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पहले पता करें कि उन रिव्यूज के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या उसने उनके लिए अपनी सफाई दी है, अगर उसने उन रिव्यूज का रिप्लाई दिया है तो किस भाषा में दिया है, मतलब हम्बल तरीके से जवाब दिया है या फिर धमकाने वाली लैंग्वेज लिखी है। वकील का जवाब आपको बहुत कुछ बता देगा। यह भी पता करें कि कहीं वो वकील सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला तो नहीं है या फिर जैसा कि मैंने पहले कहा दूसरी पार्टी के साथ मिलने वाला तो नहीं है। ऐसे कई केस हुए हैं यहाँ वकील दूसरी पार्टी से मिल गया, इसलिए किसी भी वकील को हायर करने से पहले इन बातों का पता लगा लें। किसी वकील की रेपुटेशन पता लगाने के लिए आप एक काबिल डिटेक्टिव को हायर कर सकते हैं, जिसको हम जासूस ड्यू डिलिजेंस कहते हैं।
वकील हायर करने से पहले पांचवी बात आपको यह पता लगानी है कि वकील की बातचीत कैसी है। कम्युनिकेशन का सही होना किसी भी फील्ड में सफलता के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कि लोग किसी इंसान के लिए कहते हैं कि वो तो बातों का धनी है। इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बातें बनाने में बहुत अच्छा है। हमारे देश में एक कहावत ये भी है कि किसी को गुड़ बेशक न दो लेकिन गुड़ जैसी बात कर लो। मतलब अगर कोई बात अच्छी करता है तो चाहे किसी को कुछ ना दे फिर भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। बातचीत से ही किसी इंसान की पर्सनैलिटी का पता चलता है। इसलिए जो वकील आप हायर करने जा रहे हैं वो बातचीत में कैसा है ये जरूर पता लगा लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको निराशा हो। एक अच्छा वकील हमेशा अपने क्लाइंट को केस की बारीकियां सिंपल लैंग्वेज में समझाता है। केस में क्या चल रहा है इसकी रिपोर्ट भी टाइम पर देता है। आप जब वकील को हायर करें तो देखें कि वो आपको केस के बारे में क्या बता रहा है। उसने आपको जो बताया है क्या वो आपको समझ में आया है। क्या वकील ने आपसे पूछा है कि आपको समझ आया है या नहीं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो क्या उसने आपको दोबारा समझाया है या फिर वो आपकी हर बात पर चढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो कोई दूसरा वकील ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आपका हक है अपने केस से जुड़े सवाल पूछने का। अगर वकील सही तरीके से जवाब नहीं देगा तो आप किससे पूछेंगे, कहां जाएंगे। अगर उसकी बातचीत सही है तभी वो आपकी कॉल्स और ईमेल्स का जवाब टाइम पर देगा। जिस वकील का कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा वो कोर्ट के सामने आपकी बात को सही तरीके से नहीं रख पाएगा और आपका केस खराब हो जाएगा। वो आपके किसी भी सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं देगा। वो आपको बताएगा ही नहीं कि आपके केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है। आप इंतजार करते ही रह जाएंगे। इसलिए ऐसा वकील हायर करें जो आपकी बात को अहमियत देता हो, केस के बारे में आपको सारे अपडेट दे, आपके साथ सही ढंग से पेश आए। अब आते हैं छठे पॉइंट पर। कुछ वकील लोगों से झूठे और बेकार के वादे करते हैं। ऐसे वकीलों से बचकर रहें। इस तरह के वकील गारंटी देने लगते हैं कि आप उसे केस देंगे तो वो आपको केस जितवा देगा, या ये कहते हैं कि वो कोई केस हारता ही नहीं है, आपका केस भी नहीं हारेगा। या अगर कोई वकील आपसे कहे कि उसके कनेक्शन ऊपर तक हैं और वो आपको केस जितवाकर ही दम लेगा तो थोड़ा रुक जाएं, सोच समझकर ही उसे पैसे दें। क्योंकि कोई भी वकील चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, केस जीतने की गारंटी नहीं दे सकता। उसे खुद पता नहीं होता कि कोर्ट में एग्जैक्टली क्या होगा। बहुत सारी बातें बाद में पता चलती हैं। कानून का ताना बाना बहुत उलझा हुआ है। किसी भी केस की जीत हार सबूतों, गवाहों, दूसरी पार्टी के वकील की बहस, जज की समझ पर डिपेंड होती है। इसलिए ये गारंटी देना कि वो केस जिता देगा बेकार की बात है। दोस्तों, मैं आपको ऐसे 6 टिप्स दे चुका हूं जो आप वकील हायर करने से पहले अपना सकते हैं। अब बारी है आखिरी और 7वें पॉइंट की। वो ये है कि आपको देखना होगा कि वकील को लोगों की प्राइवेसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब कोई इंसान वकील हायर करता है तो वो अपनी पूरी जानकारी उसे दे देता है। फैमिली कोर्ट के केसेस में तो बहुत सारी पर्सनल बातें वकील को पता चल जाती हैं। क्लाइंट ना चाहकर भी अपने वकील को वो सब बताता है जो बेहद पर्सनल होता है। इसलिए वकील के लिए ज़रूरी होता है कि वो उस जानकारी को अपने तक ही रखे, केवल केस लड़ने के लिए ही उस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में इस बात को साफ किया गया है कि वकील अपने क्लाइंट से हुई बातचीत को पब्लिक में नहीं बता सकता। इस नियम से वकील की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपने क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमेशा सेफ रखे और उसका यूज़ केस के अलावा किसी और चीज़ के लिए ना करे। इसका मतलब यह भी है कि अगर क्लाइंट के परिवार का कोई मेंबर भी वो जानकारी लेना चाहे तो वकील क्लाइंट की
परमिशन के बिना वो जानकारी उसे ना दे। केस से जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट हो उसे सेफ रखना भी वकील की जिम्मेदारी होती है। वकील अनजान लोगों के सामने अपने क्लाइंट के केस के बारे में बात नहीं कर सकता। आपने हाई प्रोफाइल केसों में देखा होगा कि वकील मीडिया के सवालों का बहुत नपा-तुला जवाब देते हैं। कोई भी अच्छा वकील अपने स्टाफ को भी ये हिदायत देता है कि वो क्लाइंट की जानकारी को कहीं भी शेयर ना करे। वकील आपकी जानकारी को कितना प्राइवेट रखेगा ये पहले से जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे काम चोरी छिपे किए जाते हैं किसी बेनिफिट के लिए। आप उसे पहले से बता सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें। अगर कभी आपको पता चलता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपके मना करने के बावजूद लीक हो गई है तो आप वकील को नोटिस भेज सकते हैं, बार काउंसिल में उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 7 टिप्स कि आपको वकील हायर करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आखिर में यही कहूंगा कि वकील को हायर करने से पहले सोचें कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, आप वकील क्यों करना चाहते हैं, आपका केस कैसा है, किस कोर्ट में लड़ा जाना है। उसके बाद पूरी रिसर्च करें कि आपके केस के लिए किस तरह का वकील सही रहेगा। वकीलों की एक लिस्ट बनाएं, फिर उनको वेरीफाई करें। इसके तरीके मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अगर पास्ट में किसी वकील के साथ आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैंने वकील को हायर करने को लेकर सारी बातों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई पॉइंट रह गया है और आप उस बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु